हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये आईसीएसई बोर्ड के 10th में 3 to 5, इसमें से 3 to 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में आगे चल के भी आपको पढ़ना है, लेकिन 10th में आपको जो सिलेबस में है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखें, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं और टू दी पॉइंट अगर आप आंसर देंगे तो आप करेक्ट रहेंगे। इससे पहले हम ये चीज़ आप 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, थोड़ा जान लीजिए। अब देखिए वर्क क्या है। वर्क क्या है? देखिए, फिजिक्स ये कहता है वर्क वो होता है जब किसी बॉडी में अगर कोई बॉडी मूव करे, अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन से मूव करे ऑन अप्लाइंग फोर्स, तो फिजिक्स की दुनिया में वहां वर्क डन होता है। व्हेन ए बॉडी चेंज देयर पोजीशन ऑन अप्लाइंग फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन। तो हम वर्क कहेंगे, वर्क इज said to be done when body move on applying force। यानी वर्क इज said to be done when body move on applying force। वही क्या होगा जिसमें वो मूव करेगा, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर कोई बॉडी ऐसे है और ये इसको इस डायरेक्शन में मूव किया रहा है, अगर इन दोनों के, अगर हमने ये फोर्स है और ये इस तरफ खींचा जा रहा है, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा है और ये क्या है, फोर्स है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी होता है एफ डी कॉस थीटा। यानी कि वर्क डन किस किस फैक्टर पर डिपेंड है? वर्क डन क्वांटिटी ऑफ फोर्स पर निर्भर करता है, पहला, और डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, और तीसरा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। यानी कभी भी कहीं पर कोई वर्क डन होगा, इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसमें से केस 1 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकल दुनिया में। देखिए, अगर किसी बॉडी में आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका हम कहें जैसे राइटिंग ऑन पेपर, यहां पर क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो वहां वर्क डन क्या होगा, 0। और दिखा रहे हैं आपको, अगर कहीं पर आप किसी पेड़ को धक्का दे रहे हैं या दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यानी कि अगर बॉडी पुशिंग ऑफ वॉल, यहां पर भी वर्क डन क्या होगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। यानी कुछ हम आपको एग्जांपल दें, अगर कोई बॉडी में आप धक्का दें और उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। यहां पर वर्क डन 0 है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम आपसे कहना चाहते हैं, कहीं पर कुछ और भी एग्जांपल हम देना चाहते हैं। अगर हम कहें एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा क्या हो, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। इस केस में भी 2 केस है, यानी कि हम इसको कह दें ए और इसको कह दें बी, इन दोनों केस में वर्क डन क्या होगा, 0। यानी कि अगर इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement
इज इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, तो उस समय भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। जैसे हम कहें अगर कोई आदमी अपने शरीर पे कोई सामान रख के ले जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसका वो जा रहा है ऐसे, यानी लीनियरली जा रहा है, सामान ऐसे उठाया है, वजन ऐसे, इन दोनों के बीच में क्या है, अगर कोई बॉडी कोई आदमी सामान रख के सर पे आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऐसे लगा है और मूव ऐसे कर रहा है, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा, जीरो। यानी कि लिफ्टिंग ऑफ लगेज on the head and move forward, इसमें क्यों जीरो हुआ, क्योंकि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इस वजह से यहां पर वर्क डन क्या हो गया, जीरो। और हम दिखाएं जहां परपेंडिकुलर हो, जैसे मान लीजिए आप प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो प्लैनेट अगर रिवॉल्व करेगा, ये मान लीजिए सन है, अब प्लैनेट इसका चौतरफा चक्कर मारेगा, तो इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये है। तो तुमको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जब भी किसी कोई सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल। तो इन और किसी सर्किल में अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। यानी यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, जीरो। व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, द एंगल बिटवीन force and displacement along the tangent, displacement कहाँ होता है, along the tangent is 90 degree, so work done will be zero. So work done इज जीरो। यानी कहने का मतलब यह है, अगर प्लैनेट सन का चक्कर मार रहा है या वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। यानी हमने ये बताया कि कभी भी दो केस में वर्क डन जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच की एंगल क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो हमने ये पहला वर्क डन आपको बताया कि कैसे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और उन दोनों के बीच के एंगल पर निर्भर करता है। अब हम एक चीज और बता दें, ये हमने जीरो वर्क डन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, जीरो वर्क डन, क्लियर। यानी जीरो वर्क डन तब होगा जब उन दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, दो ही केस में वर्क डन जीरो होगा। अब हम कुछ और भी वर्क डन के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हम पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन दोनों समझाएंगे, लेकिन कुछ वर्क डन के बारे में हमें समझाना है। देखिए वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर। क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एंड एफ डी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। आप ये कहेंगे फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर कैसे हो गया। एक्चुअली में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक ही प्लेन में होता है, इसका प्लेन चेंज नहीं होता। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही प्लेन में लगने की वजह से इसका वर्क डन कोई एक नया निश्चित, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। या तो वो फोर्स के डायरेक्शन में
या जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका कोई अलग से एक सेपरेट डायरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी वर्क डन हैव नो एनी स्पेसिफिक डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज consider in the direction of applied force, in this way it is scalar quantity। क्लियर, यानी वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन की मेजरमेंट ऑफ वर्क डन बता रहे थे हम। मेजरमेंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, यानी वर्क डन को मेजर करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to the product of force applied and displacement यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द अप्लाइड डायरेक्शन। यानी कि अगर हम कहें टोटल वर्क डन एफ डी होगा, यहां पर थीटा क्या है 0 डिग्री, यानी अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, अगर लीनियरली मोशन करता है कोई बॉडी, लीनियरली मोशन करता है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। वर्क डन, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा, जूल। अब हम कहें व्हाट इज 1 जूल, जब भी 1 जूल का डेफिनेशन, अभी किसी का 1 जूल कहीं पर डेफिनेशन है, 1 जूल क्या होता है, अभी आपने पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाइए, यानी कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाइए और वो बॉडी 1 मीटर ट्रेवल करता हो, लिखे इट इज द अमाउंट ऑफ work done, it is the amount of work done on applying, यानी 1 जूल वर्क डन क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स having displacement 1 मीटर। यानी जब भी हम कहें 1 जूल, दिस इज कॉल्ड 1 जूल, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अप्लाइंग, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। यानी अगर 1 मीटर डिस्प्लेस, इसी फोर्स में जैसा आप डेफिनेशन बनाना चाहें, जब भी कोई 1 जूल या कोई भी 1 यूनिट हो तो सब में 1 1 रख के, यानी अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स टू डिस्प्लेस 1 मीटर डायरेक्शन, टू डिस्प्लेस 1 मीटर डायरेक्शन, डिस्प्लेस 1 मीटर इन इस डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें अब इसकी उसमें ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ज। अब देखिए अर्ज क्या होता है, अभी आपने पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन सीजीएस यूनिट। न्यूटन कैसे लाया था, आप जानते हैं फोर्स इनटू न्यूटन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को अगर ग्राम में ले लीजिए और मीटर को सेंटीमीटर में ले लीजिए, ये 10 टू द पावर 5 डायन हो जाता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन ये छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डायन पुट कर दे तो W इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 7 अर्ज
इज इक्वल टू 1 जूल। यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ये सीजीएस यूनिट हो गया और ये ऐसा स्मॉल वर्क डन होगा तो हम अर्ज में मेजर करेंगे, और बिग वर्क डन होगा तो हम जूल में मेजर करेंगे। और भी मेजरमेंट करते हैं, किलो जूल में भी मेजर करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसा वर्क डन है। एक्चुअली में हमने आपको वर्क डन की एसआई यूनिट बता दी, वर्क डन की सीजीएस यूनिट बता दी, मेजरमेंट कैसे वर्क डन के, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर कोई बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगला हम टॉपिक बताने जा रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो यहां पे वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, आपको पता है यहां पर फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी होगा और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h होगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, m इंटू जी एच, यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh के बराबर होगा। इसकी भी यूनिट, यानी कि हमने क्या सीखा, अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट होता है, तो यानी जितने हाइट होगी, यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ ए बॉडी। अब मान लीजिए कोई बॉडी अगर 200 मीटर से फेंका जाए, कोई बॉडी 50 मीटर से फेंका जाए, कोई बॉडी 10 मीटर से फेंका जाए, तो जिसकी हाइट 200 मीटर होगी उसका वर्क डन सबसे अधिक होगा, उसमें फोर्स भी अधिक होगा, यानी वो ज्यादा वर्क डन करेगा। अभी आप कोई हथौड़ी काफी ऊंचाई से मारते हैं और काफी नीचे से मारे, तो जो ऊंचाई से मारेंगे उसमें फोर्स अधिक होगा, और फोर्स अधिक होगा जहां फोर्स, यानी कि अभी हम आपको उसके पहले भी बताए थे, वर्क डन डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो फोर्स, टोटल वर्क डन बढ़ेगा। यानी अगर आप कांस्टेंट फोर्स रखे हैं और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिए तो वर्क डन, यहां पर वर्क डन यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, क्योंकि जी और एम मास ऑफ ए बॉडी एंड जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आप किसी बॉडी को अर्थ सीजीएस यूनिट है यानी ग्राम, अभी आप फोर्स इंटू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े, तो अर्थ क्या है, सीजीएस यूनिट। तो अगर सीजीएस यूनिट होगी तो अगर यहां पे फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायन, यानी कि अगर यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो 1 डायन वर्क लिखिए और डिस्प्लेसमेंट क्या रखिए, 1 सेंटीमीटर। अब देखो फॉर्मूला बन गया वर्क डन, यानी इस केस में पहले फॉर्मूला बना लेना, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 Dian force is applied to travel a distance, to travel a displacement 1 centimeter is called, it is the amount of work done when 1 Dian force is applied to travel a displacement 1 centimeter। यानी ये हो गया it is equal to 1 अर्ज, इसको क्या कहेंगे, 1 अर्ज। अब अगला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट पर, और तीसरा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर। इसमें सबसे पहला हम बताने जा रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन।
देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हम कांस्टेंट रखें और डिस्प्लेसमेंट अगर फिक्स रखें, अगर ये थीटा लाई बिटवीन 0 to 0 डिग्री के इक्वल और 90 से कम हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो या 0 से लेके 90 से कम हो, तो इस केस में तुम्हारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यानी एफ डी कॉस 0 है, तो इस केस में वर्क डन एफ डी होगा तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। यानी अगर कहा जाए सबसे मैक्सिमम वर्क डन तब होगा जब वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब किसी बॉडी को धक्का देंगे और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई किए हैं, या उससे थोड़ा बहुत एंगल 0 से 90 के बीच में फ्लक्चुएट करे, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। यानी पॉजिटिव वर्क डन व्हेन बॉडी मूव in the direction of applied force, in the direction of applied force, उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमने बताया केस 1। केस 2 नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जब कोई बॉडी यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, थीटा 180 हो या थीटा लाई बिटवीन 90 टू 180 डिग्री के बीच में हो। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकली 180, यानी अगर कोई बॉडी थीटा, तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस एफ डी हो जाएगा। इसमें वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इसका है व्हेन बॉडी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे स्प्रिंग को आप धक्का देते हैं तो वो ऊपर उछलता है, उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी कि कंप्रेसिंग ऑफ स्प्रिंग, यहां पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहीं पर भी कोई स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। स्ट्राइकिंग ऑफ बॉल ऑन द सरफेस, इसमें भी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जीरो वर्क डन कब होता है, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीरो वर्क डन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच की एंगल 90 डिग्री हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या अप्लाइड फोर्स, भाई फोर्स होगा ही नहीं तो वर्क डन होने का सवाल ही नहीं है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, यानी बॉडी को अगर मूव किया वो डिस्प्लेस नहीं कर, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में वर्क डन 0 होगा। या एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, उन दोनों के बीच की एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हमने कहा था कोई सामान अगर सर पर लेके चल रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सामान ऊपर उठाए हैं तो उन दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है, तो वहां वर्क डन 0 होगा। और प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर प्लैनेट रिवॉल्व करेगा सन के चौतरफा, तो प्लैनेट और फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री। यानी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन और सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, वर्क डन विल बी 0। यानी ये दो केस आपके 0 के लिए है, जब 90 डिग्री हो और जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। ये दो केस पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। यहां हमने अभी एक्सप्लेनेशन ये दिया, हमने पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप्स के वर्क डन बता दिए। हाँ तो बच्चों अब हम इसके बाद बताने वाले हैं पावर। पावर क्या होता है,
देखिए पावर और वर्क डन में क्या डिफरेंस है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कितनी स्पीड से कोई काम कर रहे हैं वो होता है पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखिए पावर का फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, अब ये वर्क डन एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर होता है। एक्चुअली में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ये क्या होता है, एनर्जी, और रेट ऑफ डूइंग वर्क अंतर देखिएगा। जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, जितनी एनर्जी के बिना वर्क डन नहीं हो सकता। एनर्जी इज द इंटरनल थिंग एंड वर्क डन इज द आउटपुट, यानी जब एनर्जी कंज्यूम होगा तभी वर्क डन होगा। इसीलिए एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम है। एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होगा। आगे चल के ये चीज हम बताएंगे। अब एनर्जी की पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट वॉट। ठीक है, अब हम कहें व्हाट इज 1 वॉट। 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 वॉट जब भी फॉर्मूला, तो पावर इज इक्वल टू, अभी आप फॉर्मूला पढ़े वर्क डन अपॉन टाइम। अगर 1 जूल वर्क डन करिए इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में when 1 joule work is done in 1 second, 1 watt पावर। पावर का एक अनदर फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम पढ़ें। क्या आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक अनदर फॉर्मूला F इंटू डी अपॉन टी। क्या आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो हम लिख सकते हैं F इंटू, यानी पावर का एक और फॉर्मूला हुआ। यहां देखिए पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी अगर कोई काम स्पीड से, अगर आप स्पीड बढ़ाइए तो पावर बढ़ेगा। इसीलिए आप इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में भी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पावर उसका होता है इसको ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करे, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे। यानी कहने का मतलब है कि अगर स्पीड ऑफ वर्किंग बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा। यानी अगर कोई एक आदमी तेज काम कर रहा है, यानी कोई काम तेज करना, स्पीड ऑफ वर्किंग, स्पीड बढ़ाएं। एक आदमी अगर 10 सेकेंड में अगर एक बच्चा 5 मिनट में 1 पेज लिख रहा है, वही दूसरा बच्चा 5 मिनट में 2 पेज लिख रहा है, तो जो दूसरा बच्चा है उसकी पावर अधिक है। ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। इसको राउंड फिगर में 740 वॉट लिखते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट, ये भी जान लीजिए। फिर 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10.6 वॉट, ये भी जान लीजिए। ये सब यूनिट कहीं पे यूज पड़ा तो आप करिएगा। ठीक है, अभी तक हमने बताया पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसकी एसआई यूनिट वॉट है और वर्क डन की एसआई यूनिट जूल है। देखिए अगला चीज हम बताने वाले हैं वर्क डन और पावर में डिफरेंस। वर्क डन it is equal to the product of force and displacement। अब पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क
यानी पावर इज इक्वल टू W/T या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्लियर? एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप लिख सकते हैं FD cos थीटा। दूसरा पॉइंट, दूसरा डिफरेंस क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट डिपेंड ऑन टाइम। तीसरा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल। किसकी? वर्क डन की। और पावर की SI यूनिट क्या होगी? वाट। देखिए, पावर स्पीड पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड वर्क डन, चाहे आप आज करिए, चाहे 4 घंटे में करिए, चाहे 5 घंटे, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी है दोनों स्केलर क्वांटिटी है, बस सिमिलरिटी क्या है इन दोनों में? ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। और ये डिफरेंस हम आपको बता दिए, डिफरेंस पूछा था एग्जाम में, आप जान लीजिएगा। इसके बाद का क्लास एनर्जी का हम अगले टर्न में देंगे।